क्या इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन करने में अननेसेसरी डिले कर रहा है, या फिर इंडिया अपने फार्मर्स को, अपने एमएसएमईज को, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाने के लिए स्मार्टली निगोशिएट कर रहा है? याद रखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में जितने भी अग्रीमेंट्स होते हैं, सबसे डेंजरस अग्रीमेंट वो होते हैं जो जल्दी साइन हो जाए लेकिन देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाए। आज हम समझेंगे कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, ये बात है मार्केट एक्सेस की, ये बात है जियो पॉलिटिक्स की, ये बात है नेशनल इंटरेस्ट की और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। इस सब का मिला जुला के एक गेम है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे नजर रखेंगे और समझेंगे कि क्यों इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ये डील बेनिफिशियल है और ये डिले की वजह क्या है। रोज रात में 8 बजे मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो द सीरीज। पुराने कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आने वाले वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं, व्हाई द ट्रेड डील मैटर। मतलब ये जो ट्रेड डील है वो पहली चीज है, क्यों मैटर ही क्यों करती है, मतलब क्या कारण है इसका, क्या यूज है, ये सारी चीजें। अब इंडिया यूएस नेगोशिएटिंग एन इंटरिम ट्रेड डील, इसका क्या मतलब है? इंडिया और यूएसए, ठीक है, ये दुनिया की दो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक पार्टनर्स भी हैं, इंक्रीजिंगली बढ़ भी रहे, है ना। जैसे यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, मतलब बायलैटरल ट्रेड जो हमारा और यूएस का है ना, वो लगभग 190 बिलियन 190 बिलियन डॉलर्स तक का है। और दोनों कंट्रीज ने कमिट किया है कि ये जो ट्रेड है इसको हम 500 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे आने वाले सालों में। अब ये जो प्रपोज्ड अग्रीमेंट है इसे हमने कहा है इंटरिम ट्रेड डील, ठीक है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि हम इसमें एक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इमीडिएट ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं, है ना, अंडर कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, उसको रिजोल्व कर सके। मतलब एक एफटीए में क्या होता है, एक एफटीए में फ्री ट्रेड हो जाता है ना, पर अनलाइक इन एन एफटीए, इंटरिम अग्रीमेंट का मतलब है कि हम सिर्फ कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स और इश्यूज पे ही डिस्कस करेंगे। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है ना, ये भी मैंने आपसे पूछा। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर, कि कौन से गुड्स सस्ते होंगे अगर ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, कौन सी इंडस्ट्रीज ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी, कौन से सेक्टर्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा और क्या एक्सपोर्ट्स ग्रो करेंगे। ये एक वेल डिजाइंड जो अग्रीमेंट है ना, वो जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ किस तरह से इंपैक्ट करने वाला है। अगर ये अग्रीमेंट पुअरली नेगोशिएट हुआ, मतलब उसके नेगोशिएशन अच्छे से नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं ये परमानेंटली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हर्ट कर सकता है ना। सपोज आप एक घर खरीद रहे हो, आपने एक घर खरीदना है ना, आप जो भी अग्रीमेंट होगा, है ना, जो सेलर कहेगा सिर्फ उसके हिसाब से तो नहीं मान जाओ, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल इफ दे विल से कि साइन बिफोर टुनाइट अदरवाइज इट विल एक्सपायर, नहीं, आप उसकी प्राइस को वेरीफाई करोगे, है ना, आप उसकी ओनरशिप को वेरीफाई करोगे, आप उसके रिस्क को वेरीफाई करोगे। कंट्रीज भी ऐसे ही बिहेव करती हैं जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करता हूं, है ना, आरसीईपी। इसमें लगभग 8 साल लग गए थे, 8 इयर्स लगे थे आरसीईपी को नेगोशिएट होने में। इंडिया यूएई सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये भी मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद साइन हुआ। तो ट्रेड अग्रीमेंट जो है ना, वो स्प्रिंट नहीं है, वो मैराथन है, तो लंबा चलता है, टाइम लगता है। दूसरे पॉइंट को समझते हैं, बोथ कंट्रीज वांट स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज। मतलब जो आज रिलेशनशिप है ना, वो ट्रेड के बियॉन्ड, अगर आप देखो इंडिया और अमेरिका की है, आज जो रिलेशन है वो है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, है ना, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, सप्लाई चेन से रिलेटेड। मतलब यूएस क्या चाहता है कि इंडिया एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन जाए, जो कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मतलब इंडिया 3 चीजें चाहता है, इससे 3 आउटकम आने चाहिए, ठीक है। पहला है टेक्नोलॉजी, दूसरा है इन्वेस्टमेंट और तीसरा है एक्सपोर्ट मार्केट्स। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट मार्केट, ये इंडिया की रिक्वायरमेंट है। मतलब एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने अपने काफी सारे, है ना, जो आईफोन के प्रोडक्शन थे वो चाइना से हटाकर फॉक्सकॉन के थ्रू टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर और साथ में मिलके काम कर रहे हैं।
ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है जो कि बढ़ रहा है। जो ट्रेड आज की तारीख में ना, वो अब सिर्फ गुड्स का नहीं रह गया, वो अब हो गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, डेटा का, इन्वेस्टमेंट का, रेजिलिएंट सप्लाई चेन का। क्योंकि ग्लोबल में जो सिनेरियोज है ना बहुत जल्दी बदलते हैं, और कहीं ना कहीं वो सिनेरियोज बदलने के चक्कर में है ना कंट्रीज को नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको इरेज कर देता हूँ इसको। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंडिया रिफ्यूजेस टू वर्क अंडर एन आर्टिफिशियल डेडलाइन। मतलब ये इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट नेगोशिएशन पॉइंट है कि हम साइन तो करेंगे अग्रीमेंट, पर कब करेंगे? जब ये सही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक डेडलाइन आपने दे दी और उस डेडलाइन तक हमको ये करना है। अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो डब्ल्यूटीओ का जो दोहा राउंड था उसमें भी कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने प्रेशर को रेजिस्ट किया था जो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से आ रहा था, क्योंकि वो अग्रीमेंट अगर वो रश करते उस टाइम तो उनके डोमेस्टिक एग्रीकल्चर मार्केट को काफी डैमेज होता। ठीक है, अब सबसे पहली चीज समझते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई वो घर वाला एग्जांपल आपको याद है, सेम कार वाले एग्जांपल में भी होता है। फाइनेंशियल ईयर एंड हो दिसंबर में या मार्च में, आप देखो कहीं ना कहीं कार पे काफी सारे हैवी डिस्काउंट्स आते हैं, डील आती है ना, कि आज खरीदोगे तो इतना है, आज बुक कर दो, इस सारी चीज। तो एक समझदार जो बायर होता है ना, वो इवेल्युएट करता है पूरी डील को केयरफुली, वो इम्पल्स बाइंग नहीं करता। तो इंडिया की प्रायोरिटी क्या है? इसी सिलसिले में इंडिया की प्रायोरिटी है बेटर मार्केट एक्सेस। मतलब ऐसा ना हो कि इंडिया का तो मार्केट एक्सेस अमेरिकन कंपनीज को मिल जाए, पर हमारा क्या? मतलब चाइना ने एंटर इसी शर्त पे होने दिया था कि उन्हें टेक्नोलॉजी मिलेगी तभी वो चाइनीज मार्केट का एक्सेस देंगे। पर हमारे कई सारे पॉलिसीज और पुराने जो लोग थे जिन्होंने देश को सर्व किया एज अ प्राइम मिनिस्टर और अलग अलग टाइप के मिनिस्टरों ने, उन्होंने सीधा मार्केट एक्सेस दे दिया। ये प्रॉब्लम थी। तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है ना वो भी अमेरिकन मार्केट में आसानी से जा सके। तो इंडिया चाहता है कि उसके फार्मास्यूटिकल हो गए, टेक्सटाइल हो गई, कपड़े का काफी बड़ा मार्केट है ना, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गए, आईटी सर्विस हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, ये सारी चीजें इंडिया के लिए एक एडवांटेज है। इंडिया चाहता है कि ये चीजें भी हम अमेरिका में सेल करें। जैसे इंडिया की जेनरिक मेडिसिन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकती है अमेरिकन कंज्यूमर्स के, बेटर मार्केट एक्सेस दे दिया तो। है ना, वियतनाम में भी किया। वियतनाम ने क्या किया? वियतनाम ने है ना अपने एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड कर दिया ड्रामेटिकली, क्योंकि उनको पता है कि यूएस और यूरोपियन मार्केट का जैसे ही एक्सेस मिला उन्होंने वैसे ही उस चीज को है ना आगे बढ़ा दिया तेजी में। अब क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम यूएस, फ्यूचर यूएस टैरिफ। अब ये सबसे बड़ा कंसर्न चल रहा है पॉलिसी अनसर्टेनिटी का, क्योंकि आफ्टर साइनिंग एन एग्रीमेंट, मान लीजिए प्रेसिडेंट चेंज हो जाता 2028 में, वैसे भी इलेक्शन है ना, और यूएस ने ओकेजनली ऐसा किया भी है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे है ना, फिर डंपिंग के नाम पे, या सेक्शन 301, सेक्शन 232, ये बहुत फेमस है। इसके चक्कर में इंडिया चाहता है कि एक सेफ गार्ड हो जाए कि सडनली आप हम पे टैरिफ नहीं लगाओगे। 2018 की बात कर लूं, है ना, 2018 में क्या हुआ था? यूएस ने क्या किया था, सरकार ने टैरिफ इंपोज कर दिए थे स्टील और एल्यूमिनियम पे, कई कंट्रीज पे, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था। और आपको याद है 2018 में भी कौन था प्रेसिडेंट? है ना, तो वही सेम आदमी, है ना, दिस पर्सन। तो इंडिया क्या चाहता है? इंडिया का कंसर्न क्या है कि बिजनेस जब इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे दशकों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और अगर फ्रिक्वेंटली आप टैरिफ लगाओगे, चेंज करोगे, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रिड्यूस होता है। लास्ट पॉइंट है इंडिया की प्रायोरिटी में है फेयर एंड रेसिप्रोकल ट्रेड अग्रीमेंट। रेसिप्रोकल का मतलब तो आप जानते ही कि जब दो कंट्री इन्वॉल्व हैं तो उनको बराबर बेनिफिट्स मिले, है ना। इंडिया डज नॉट अपोज ट्रेड लिबरलाइजेशन, बट इंडिया ऑलवेज अगेंस्ट अनइक्वल लिबरलाइजेशन। मतलब हम अपना मार्केट आपकी कंपनी के लिए पूरा खोले बट आप नहीं खोलो, ये तो गलत बात है। तो इंडिया को अगर एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करना है तो अमेरिका शुड ऑल्सो रिड्यूस बैरियर्स अफेक्टिंग इंडियन एक्सपोर्ट, तभी तो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं वो एक गिव एंड टेक की तरह काम करेंगे। जैसे डेविड रिकार्डो की थ्योरी क्या कहती है? कंपेरेटिव एडवांटेज। आप जिसमें अच्छे हो आप वो प्रोड्यूस करो और हमें सेल करो, हम जिसमें अच्छे हैं हम वो प्रोड्यूस करेंगे और हम सेल करेंगे। तो मॉडर्न ट्रेड नेगोशिएशन है ना वो रिकॉग्नाइज करते हैं कौन कौन से सेक्टर सेंसिटिव है और उस पे ग्रेजुअल एडजस्टमेंट की मांग करते हैं। तो इन सिंपल सेंस अ गुड ट्रेड अग्रीमेंट is that one protects economic interest, not one signed quickly। जल्दी जल्दी साइन करने से कुछ नहीं होता। अब अगला सवाल क्या आता है? व्हाट आर दी मेजर है ना स्टिकिंग पॉइंट्स?
अब यूएस की एक्सपेक्टेशन क्या है? यूएस की एक्सपेक्टेशन है कि लोअरिंग इंडियन टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स। क्यों? क्योंकि यूएस पहले से ही ऑटोमोबाइल्स में अच्छा है ना। यूएस ऐसी मशीनरी बनाता है जिससे और भी मशीन्स बनती हैं, मेडिकल डिवाइस के लिए है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिजाइन विजाइन में बहुत नाम है और आगे है। ऑल दो यूएस में उतना प्रोड्यूस नहीं होता अब, बट स्टिल ये सारी चीजें। तो अगर ये टैरिफ हम कम करते हैं तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है ना सस्ते में मिलेंगे इंडिया में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेडिकल इक्विपमेंट पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है तो एमआरआई की मशीन जो कि बहुत महंगी आती है, आपने सुना होगा 10-10 20-20 करोड़ों की भी आती है, तो वो एमआरआई मशीन भी चीपर मिलेगी। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है एमआरआई की मशीन बना रहे हैं, है ना। तो एक सिंपल सी चीज है कि अगर लोकल लोकल ग्रोसरी स्टोर है मान लो, और सडनली उसके उसको मार्केट ओपन कर दिया जाए और वो बेस्ट प्राइस वॉलमार्ट डी मार्ट जैसे लोगों से भिड़ना शुरू हो जाए। ऑल्दो डी मार्ट हमारे इंडिया का ही है बट ऑब्वियसली इट्स अ बिग जाइंट। तो कंज्यूमर को तो बेनिफिट होगा प्राइसेस कम होने से, बट स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल करेंगे और इंडिया की बैकबोन है एमएसएमई, है ना। फिर कहता था ग्रेटर एक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। अब यूएस क्या चाहता है कि जैसे कॉर्न हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, पोल्ट्री हो गई। अब इन चार चीज में अमेरिका काफी अच्छे से प्रोड्यूस करता है, एफिशिएंट है। अब इंडिया इनमें कॉशियस रहता है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में 45% से ज्यादा का वर्क फोर्स इंडिया में अभी भी इन्वॉल्व है। मतलब इन 45% की इनकम और लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अगर फार्मर का लाइवलीहुड हमने, है ना, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे यूएस में एग्रीकल्चर क्या होता है? हाईली मैकेनाइज्ड है, हाईली सब्सिडाइज भी है। मैकेनाइज मतलब आप सोचोगे वहां पे लाइफ स्टॉक के गले में जीपीएस भी डला होता है, उसके पीछे डंडा लेके किसी को भागना नहीं पड़ता है ना। तो एवरेज अमेरिकन क्या होता है? एवरेज अमेरिकन जो फार्मर है ना, वो हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में फार्मिंग करता है। अब इंडिया का जो फार्मर है वो 1 से 2 एकड़ में करता है ना, या हेक्टेयर में करता है। तो डायरेक्ट कंपटीशन अगर उनका हो जाएगा तो अनइक्वल कंपटीशन होगा, है ना। इसी में मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप समझिए। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन भी अपना एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट करता है अंडर कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी। अभी प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर का बहुत कॉमन है ग्लोबली, दुनिया की हर कंट्री करती है। उसका रीजन है कि फूड सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट है। आपके देश में ही खाने का इशू हो जाएगा तो आप क्या करोगे? तीसरा है कंप्लायंस विद सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन। अभी जो सेक्शन 301 है ना, ये यूएस ट्रेड लॉ का है, जिससे 301 सेक्शन अलाउ करता है कि इन्वेस्टिगेशन हो अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है तो। ठीक है, जैसे यूएस ने ये सेक्शन यूज भी किया है, किसके खिलाफ किया? चाइना के खिलाफ किया, इंडिया के खिलाफ भी किया है, ईयू के खिलाफ भी किया है। इश्यूज क्या थे? जैसे डिजिटल टैक्सेस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मार्केट का रिस्ट्रिक्शन है ना। डिजिटल टैक्सेस मतलब टैक्स कहाँ लगेगा? यूएस में लगेगा, इंडिया में लगेगा, है ना, अगर डिजिटल सर्विसेज दी जा रही है तो। अब इंडिया क्यों कॉशियस है यहाँ पे समझ लेते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होगा ना, वो अगर फ्यूचर में होता है अनसर्टेन, तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी है। तो कंपनीज को ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी पसंद नहीं आती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इंडिया की रेड लाइंस पे। मतलब नो जीएम मेज सोयाबीन इंपोर्ट। मतलब इंडिया रिमेन्स कॉशियस अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप। ये इंडिया का कहना है। कंसर्न क्यों है इसको समझते हैं। पहला है फूड सेफ्टी, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी, तीसरा है फार्मर की डिपेंडेंसी भी हो जाती है, कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस। तो ये चीज इंडिया नहीं चाहता। मतलब इंडिया ने अभी कमर्शियली अप्रूव नहीं किया है जीएम फूड क्रॉप्स को एक्सेप्ट फॉर बीटी कॉटन। ओके, बीटी कॉटन के अलावा इंडिया ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। ग्लोबल कंपैरिजन की बात कर लें तो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है या यूरोप की कंट्री है, उन्होंने भी एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन मेंटेन कर रखा है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को लेके। फिर दूसरा इंडिया का कंसर्न है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक डेयरी सेक्टर। डोमेस्टिक डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है ना, बहुत यूनिक है। इट्स नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका। इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आता है लार्जली फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स। और इंडिया के साथ एक इशू ये भी है कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना कहीं ना कहीं हम कंज्यूम भी कर जाते हैं, है ना। तो जैसे अमूल की बात कर ले, है ना, अमूल एक कोऑपरेटिव मॉडल है। ठीक है, इसमें कई सारे डेयरी फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अमूल उनसे मिल्क कलेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रोसेस करता है, सारी चीज करता है। तो अगर डेयरी
प्रोडक्ट्स के लिए भी हमने खोल दिए, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन कम कर दी, तो सडनली इन सब की इनकम पे भी ये अफेक्ट दिखने वाला है, जो कि चिंताजनक है फिर से। मतलब इंडिया ने आरसीईपी का जब नेगोशिएशन में भी इन्वॉल्व था, तो हमने साइन तो नहीं किया बट नेगोशिएशन तो चल रहे थे, तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो चाइना के साथ थी, उसमें भी डेयरी सेक्टर को इंडिया ने बाहर ही रखा था। इसका मतलब क्या है कि इंडिया की लॉन्ग टर्म जो रूरल पॉलिसी है ना, वो प्रायोरिटी रही है। तीसरे की बात करते हैं, सेफ गार्ड फार्मर्स इंटरेस्ट। ये सिंपल है, मतलब एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है ना, एग्रीकल्चर से फूड सिक्योरिटी भी है, एग्रीकल्चर से सोशल स्टेबिलिटी भी है। मतलब अगर इंपोर्टेड व्हीट काफी ज्यादा सस्ते में मिलने लगा तो इंडियन फार्मर्स का क्या करेंगे, वैसे ही वो इतने सस्ते में बेचते हैं, तो फार्म इनकम भी कम हो जाएगी और रूरल डिमांड कम हो जाएगी, ये दोनों कम होने से रूरल इकोनॉमी पीछे चली जाएगी, है ना। तो ये सेम इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, इन्फ्रंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, मतलब आपके सेंसिटिव सेक्टर्स को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा चीपर इंपोर्ट से। फिर आ जाते हैं अगला, ओपोज यूनिलैटरल टैरिफ एक्शन। मतलब यूनिलैटरल टैरिफ अगर आप लगाओगे एक तरफा, तो इंडिया क्या चाहता है कि आप रूल बेस्ड ट्रेड करो, मतलब एक रूल बनाते हैं, मिलके ही बनाते हैं भले ही, पर एक रूल बेस्ड ट्रेड होना चाहिए, यूनिलैटरल डिसीजन नहीं होने चाहिए। जैसे डब्ल्यूटीओ क्या करता है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रंप के आने के बाद से तो इनका रेलेवेंसी खत्म हो गया है, क्योंकि सब बायलैटरल की बात कर रहे हैं, मल्टीलैटरल फोरम तो वैसे भी शटडाउन टाइप ही है। पर डब्ल्यूटीओ का एक मॉडल बहुत अच्छा है, डब्ल्यूटीओ क्या करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट को प्रमोट करता है। मतलब कंट्रीज क्या करती हैं, अगर वो प्रिडिक्टेबल मल्टीलैटरल रूल्स बनाएंगी तो उनपे सडन टैरिफ अनाउंसमेंट्स नहीं किए जाते और अवॉइड किए जाते हैं। तो सिंपल सा ट्रेड नेगोशिएशन जो है ना, वो बैलेंस करने की बात है, किसमें, ओपननेस में एंड स्ट्रैटेजिक डोमेस्टिक सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने में भी, है ना। तो ये चीज आपको यहां पर समझने की जरूरत है। अब व्हाई इंडिया इज मूविंग कॉशियसली, सबसे पहली चीज है यूएस की जो टैरिफ पॉलिसी है ना, अभी भी अनसर्टेन है। मतलब जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाता है वो अलग अलग अप्रोच अपनाते हैं, कोई फ्री ट्रेड कहता है, कोई स्ट्रेटेजिक टैरिफ कहता है, कोई इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मतलब ट्रंप ने आते ही टैरिफ लगा दिए, बाइडेन ने कहा था कि रिस्ट्रिक्शंस है पर कुछ इंडस्ट्रीज पे, तो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन जो 2028 में होना है ना, उसका पता नहीं है अभी क्या होने वाला है। तो इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को चाहिए स्टेबिलिटी बिफोर मेकिंग एनी कमिटमेंट जो कि इरिवर्सिबल हो, वापस नहीं आ सकता, ठीक है। ऑनगोइंग सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, अब ये भी एक चीज है, मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशंस है ना, ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए। मतलब बिजनेसेस को ये चीज पसंद नहीं आती, मतलब इंडिया की जो डिजिटल कंपनीज है वो भी स्क्रूटनी फेस कर रही हैं डिजिटल टैक्सेशन को लेके, कि टैक्स यूएस में लगेगा, टैक्स इंडिया में लगेगा, सर्विस कहाँ पे है, कौन डिलीवर कर रहा है, ये सारी चीजें। फिर कंप्लायंस कॉस्ट की बात कर लेते हैं फॉर एक्सपोर्टर। अब इतने सारे क्लियरेंस लगाओगे, चीजें बढ़ाओगे, तो एनवायरमेंटल कंप्लायंस बढ़ जाएंगे, लेबर स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए डिजिटल रेगुलेशन, फिर कार्बन रिपोर्टिंग, ये सब चीजों के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है कंपनी, तो कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है ना। जैसे यूरोप का है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM, अब इसने भी हमारे एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया है। तो फ्यूचर ट्रेड क्या करता है कि ऐसा नहीं है, मतलब एक स्टैंडर्ड होने चाहिए, लाइक कभी भी हम मर्जी से अपने टैरिफ ना लगाएं या कुछ रूल्स ऐसे ना लगाएं जो आर्बिट्ररी। फिर आ जाता है फ्यूचर पॉलिटिकल चेंजेस इन द यूएसए। अब ये भी है, ट्रेड अग्रीमेंट्स ना लास्ट डिकेड्स से चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखो गवर्नमेंट चेंज हो रही है हर बार। इंडिया वांट्स के भाई अग्रीमेंट ना एक स्ट्रांग रहे, है ना, क्रॉस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे नाफ्ता है ना, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये भी निगोशिएट हुआ और ये क्या बन गया, यूएसएमसीए, है ना। क्योंकि पॉलिटिकल चेंज हुआ, ट्रेड अग्रीमेंट इवॉल्व विथ पॉलिटिक्स। अब ग्लोबल लेसन्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या लेसन्स है, मतलब यूरोपियन यूनियन का क्या कहना है, जापान क्या कर चुका है, ये सारी चीजें देख लेते हैं एक बार दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने भी कई साल एफटीए नेगोशिएट किया, क्योंकि इट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ जॉब्स, है ना। जापान ने भी यही किया, जापान प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स, तो स्लोअर नेगोशिएशन चलेंगे, बट अगर आप मार्केट एक्सेस दे रहे हो तो सिक्योर और स्टेबल दो। चाइना ने भी यही किया, केयरफुली प्रोटेक्ट किया सेंसिटिव सेक्टर्स को, है ना, जैसे कि चाइना एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करता है, चाइना टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है, चाइना फाइनेंस को भी करता है ना, और एक्सपोर्ट बढ़ाता रहता है। तो आप देखो कहीं ना कहीं, मतलब जो भी मेजर इकोनॉमी है ना, वो प्रोटेक्ट करती है स्ट्रैटेजिकली सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को, इंडिया को भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया से ट्रेड
ट्रेड स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड, अब क्या करना है, आगे क्या होगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मतलब इंडिया का फोकस क्या होना चाहिए। अब इंडिया का फोकस है सबसे ज्यादा कि एक्सपैंड एफटीएस विद मल्टीपल कंट्री, जितनी कंट्री हो सके उनसे करते जाओ। मतलब इंडिया को डाइवर्सिफाई करना है ट्रेड पार्टनरशिप को। जैसे रिसेंट अग्रीमेंट है, हमने यूएई के साथ किया है ना, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है ना, नेगोशिएशन यूके के साथ चल ही रहे हैं है ना, यूके के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहे हैं, ओमान के साथ चल रहे हैं, इवन जीसीसी कंट्रीज के साथ भी चल रहे हैं है ना। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ना डिपेंडेंसी को कम करता है ना। तो जस्ट एज लाइक एक इन्वेस्टर रहता है, स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता है, एफडी में भी करता है, बॉन्ड में भी करता है, कैश भी रखता है, लॉकर में भी पैसे रखता है, तो ऐसे ही कंट्रीज भी डाइवर्सिफाई करती है। स्ट्रेंथन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेड अग्रीमेंट ना सिर्फ एक्सपोर्ट, अकेले एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस भी मैटर करती है। इंडिया की स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर में, डिफेंस में, फार्मा में, टेक्सटाइल में, तो ये सारी चीजें को हमको बढ़ावा देना चाहिए। अब वियतनाम ने क्या किया, वियतनाम ने भी अपने एक्सपोर्ट बढ़ाए, बिकॉज उसने पहले, वियतनाम ने अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ाया अलोंग साइड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम आप घर पे बनाते रहो और बाहर आप एफटीए साइन करते रहो। नेक्स्ट है बूस्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। सिंपल है, एक्सपोर्ट में बहुत कंपटीशन होता है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है ना, अगर आपकी लॉजिस्टिक्स ऑन पॉइंट नहीं है, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम नहीं है, ऑन क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे, तो आप बाहर नहीं चल पाओगे। जैसे पीएम गति शक्ति है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाई गई है, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ही बनी है। रिड्यूस नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, मतलब मॉडर्न ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, सिर्फ टैरिफ नहीं होते, वो क्वालिटी पे आपको रोक देंगे है ना, वो टेस्टिंग पे आपको रोक देंगे, सर्टिफिकेशन बोल देंगे, कस्टम के प्रोसीजर में अटका देंगे। ऐसे इंडिया चाइना से जो भी चीज आती है उसको ऐसे ही सीधे नहीं आने देता, क्लियरेंसेस होते हैं। तो अगर जैसे ही रोकना है तो सब कस्टम वालों को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई हाँ 10-20 दिन रुक जाओ, तो 10-20 दिन बाद ही गुड्स क्लियर होंगे, तो आप देखो नुकसान हो जाता है। तो ये सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो आज की तारीख में हैं कहीं ना कहीं, जिसको यूज किया जाता है। जैसे अभी बोला था कि इंडिया में चाइल्ड लेबर का यूज होता है, या इंडिया में जो सामान आता है उसको बनाने में चाइल्ड लेबर का यूज होता है। तो आप देख रहे हो किसी भी तरह से कान पकड़ने की कोशिश की जा रही है ना। इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं, उनने कई अप्रूवल भी ले लिए है ना, एफडीए के, यूएस का फूड एंड ड्रग जो अथॉरिटी है उसके। देन अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, मतलब ट्रेड अग्रीमेंट ना एनकरेज किसको करना चाहिए, लंबे समय के इन्वेस्टमेंट को, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, टेक्नोलॉजी में हो गया, या ग्लोबल वैल्यू चेन। कई बार मैं इस वर्ड को यूज कर चुका हूं कि इंडिया एक प्रोडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट बनना चाहता है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ हम इंपोर्ट्स बढ़ाते जाएं ऐसा नहीं है, हमको ये सारी चीजें भी चाहिए ना। तो एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एफडीआई, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट सबको प्रमोट करता है। अब बिगर अपॉर्चुनिटी क्या है, स्ट्रॉन्गर ग्लोबल सप्लाई चेन पोजीशन, हायर एक्सपोर्ट्स, बेटर मार्केट एक्सेस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब चाइना प्लस वन अगर दुनिया अपना रही है तो इंडिया उसका पार्ट बन जाए। हायर एक्सपोर्ट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा है ना देश की जनता को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, प्रोडक्टिविटी में भी गेन होगा। फिर आ जाते हैं बेटर मार्केट एक्सेस पे, मतलब इंडियन कंपनीज को भी बाहर का मार्केट एक्सेस करने को मिलेगा, तो मोर सेल, मोर ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इन्वेस्टमेंट है ना, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ। तो आप सिंपल से समझो कि ट्रेड अग्रीमेंट्स आर नॉट लाइक विनिंग और लूजिंग, है ना, ये कोई जीत हार का खेल नहीं है। आप मीडिया में पढ़ोगे, न्यूज में पढ़ोगे, ये रूल्स हैं जो नेशनल वेलफेयर को अगले दशकों तक है ना कहीं मैक्सिमाइज करते हैं। मतलब अगर आपने अग्रीमेंट में जल्दीबाजी कर दी, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो आपको हो सकता फायदा मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगा, है ना। तो केयरफुली नेगोशिएटेड अग्रीमेंट्स दे क्रिएट एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। मतलब इंडिया जो आज नेगोशिएट कर रहा है ना, वो काफी डिफरेंट पोजीशन में है। 1990s जैसी पोजीशन नहीं है। 1990s में काफी स्ट्रगल था, जब कोई भी लाइक स्मॉलर इकोनॉमी किसी भी बड़े मार्केट का एक्सेस नहीं कर सकती। तो अगर इंडिया 2047 तक विकसित भारत बनना चाहता है तो हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है ना, उसमें कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और हमको नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखना है। मतलब ट्रेड करना है तो इंडिया के टर्म्स पे करना है, यही रियल पाथ होना चाहिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक पावर का।
अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि यूएस से ट्रेड डील साइन करना क्या सही बात है? कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं रात के 8 बजे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हमारा शॉर्ट्स भी पब्लिश होते हैं डेली, तो आप एक बार शॉर्ट्स भी देखिएगा, है ना, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।